जब उनके बड़े से हाथों में डब्ल्यूडब्ल्यूई की चाबी आ गई, तब ट्रिपल एच ने कुछ आदत सी बना ली अपने पुराने पसंदीदा खिलाड़ियों को वापस लाने की, जिन्हें मैकमैन के समय में कंपनी से जाने दिया गया था। जहां डकोटा काय और ब्रॉन्सन रीड जैसे खिलाड़ियों की वापसी समझ आती है, वहीं कुछ वापसी समझ के परे है। यहाँ तक कि मशहूर नाम जैसे कि ब्रे वाइट को भी वापसी के बाद काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कम से कम इस रिकॉर्डिंग के समय तक तो ऐसा ही है। लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत ही अजीब नाम है जिन्होंने बीते सालों में वापसी की है। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये है 10 सीरियसली रैंडम डब्ल्यूडब्ल्यूई री-साइनिंग्स। शुरू करते हैं। Join us. नंबर 10, क्रिस मास्टर्स इन 2009। द मास्टरपीस क्रिस मास्टर्स को उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले कार्यकाल में काफी अच्छे मौके दिए गए थे। फरवरी 2005 में डेब्यू करते हुए मास्टर्स बहुत जल्द ही उनके शानदार फिजिक और घमंडी बर्ताव और ना टूट पाने वाले मास्टर लॉक फिनिशर की बदौलत तेजी से आगे बढ़ते गए। उन्होंने कार्लिटो के साथ जोड़ी बनाते हुए मेरी पसंदीदा टैग टीम द मास्टर्स ऑफ कूल बनाई। रेसलमेनिया 22 के शुरुआती मैच में शामिल हुए और कई मौकों पे डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए चुनौती दी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेलनेस पॉलिसी का नियम तोड़ने के लिए मास्टर्स को नवंबर 2007 में कंपनी से बाहर कर दिया गया। इंडीज में यहाँ वहाँ भटकने के बाद मास्टर्स एक बार फिर मैकमैन की दुनिया में जुलाई 2009 में वापस आ गए, और सच कहा जाए तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उनका बहुत छोटा सा झगड़ा चला एमवीपी के साथ, ईव टॉरेस के साथ उनकी रिलेशनशिप चली, और बस इतना ही। उन्हें एक बार फिर 2011 में कंपनी से बाहर कर दिया गया। तो ये सब हुआ ही किस लिए था? इस रिहायर को जो बात इतना अजीब बनाती है वो ये है कि मास्टर्स के पहले दौर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सच में उनमें कुछ तो अच्छा देखा था, तो फिर उन्होंने दूसरी बार में फिर से उसी करिश्माई अंदाज का इस्तेमाल करने की जगह मास्टर्स को दूसरे खिलाड़ियों से हारने वाला जॉबर क्यों बना दिया? ये सब बातें एक तरफ, लेकिन उनका पैक्स को नचाने वाला मूव बहुत ही शानदार था। नंबर 9, गेल किम इन 2008। 2005 से लेकर 2008 तक टीएनए के लिए काम करते हुए गेल किम ने उस क्रांति में पूरा योगदान दिया जिसने नॉर्थ अमेरिका में विमेंस रेसलिंग को देखने का नजरिया ही बदल डाला। उनका ऑसम कॉन्ग के साथ द नॉकआउट्स चैंपियनशिप के लिए चला झगड़ा किसी भी मायने में लेजेंडरी कहे जाने से कम नहीं था, और उसने कंपनी को एक मजबूत पहचान दिलाने में काफी मदद की। लेकिन जब किम का कॉन्ट्रैक्ट 2008 में खत्म हुआ, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस जाने का फैसला किया। कंपनी में किम की शुरुआत काफी मजबूती के साथ हुई थी और उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में विमेंस चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया था। वो 1 साल से कुछ ज्यादा समय तक ही टिक सकी, जिसके बाद अचानक से उन्हें हटा दिया गया जब अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वो विमेंस डिवीजन को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। उस दिशा में साफ तौर से और भी ज्यादा बिकिनी शामिल थी। तो हमें ये पक्के तौर पे नहीं पता कि किम को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस जाते समय क्या उम्मीदें थीं। कंपनी अभी भी अपनी महिला खिलाड़ियों के बारे में कुछ नहीं सोच रही थी, तो वो बिल्कुल भी उन्हें उतनी तवज्जो नहीं देने वाले थे जो उन्हें नैशविल में मिलती। किम को खुद ही इस चीज का एहसास हो गया था और वो इससे इतनी तंग आ गई थी कि 2011 के रॉ के एक एपिसोड में उन्होंने खुद को एक बैटल रॉयल मैच से एलिमिनेट कर दिया था। उसी साल उन्होंने कंपनी छोड़ दी, और सच कहूँ तो उनके इस फैसले पर सवाल उठाना मुश्किल है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सच में एक हुनर को बर्बाद कर दिया। नंबर 8, द ब्रिटिश बुलडॉग 1999। 80 और 90 के शुरुआती दशक में द ब्रिटिश बुलडॉग एक शानदार मिड कार्ड और टैग टीम खिलाड़ी थे जो पूरी शिद्दत से वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की एंटरटेनमेंट से भरी आत्मा को अपने अंदर बसा चुके थे। बदकिस्मती से जब तक बुलडॉग 1999 में कंपनी में वापस आए, ये आत्मा बदलकर काफी गंभीर और अजीब हो चुकी थी, क्योंकि ब्रेट हार्ट रिश्ते में उनके ब्रदर इन लॉ लगते थे। इसलिए मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के विरोध में कंपनी छोड़ने के बाद डेवी बॉय स्मिथ ने कुछ साल WCW में बिताए। दुख की बात तो ये है कि वहाँ अगर उन्होंने कुछ हासिल किया तो वो थी एक गंभीर पीठ की चोट, जो उन्हें तब लगी जब वो जोर से एक ट्रैप डोर पे गिरे। उन्होंने सितंबर 1999 में वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई का रुख किया और कुछ ही हफ्तों बाद वो अनफॉरगिवन पे पर व्यू की हेडलाइन का हिस्सा बन गए, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल 6 पैक चैलेंज में। उस मैच में ट्रिपल एच, बिग शो, मैनकाइंड, केन और द रॉक भी शामिल थे। उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उनके करियर के इस दौर में बुलडॉग उस मुकाबले में एकदम अलग और अजीबोगरीब दिखाई पड़ रहे थे, और उनकी वापसी की पूरी कहानी बस इतनी ही थी। बुलडॉग को लगा जैसे वो इसके लिए बने ही नहीं हैं, जैसे वो किसी और ही दौर से आए हैं। लगातार लगती हुई चोटों से ये साफ था कि डेवी बॉय इस एटीट्यूड एरा के लिए बने ही नहीं थे, चाहे वो कितना ही डेनिम क्यों ना पहन लें। ये ट्रिपल एच के लिए तो काम कर गया था, है ना। नंबर 7, सेबिल 2003। अपने सबसे अच्छे दौर में सेबिल इस पूरी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा जानी मानी खिलाड़ियों में से एक थी। अपनी रेसलिंग के लिए तो नहीं, पर हाँ ये तो एटीट्यूड एरा था ना।
चाहे उनका अपने जलने वाले पति मार्क मेरो के साथ झगड़ा हो, फिर से जिंदा हो चुकी विमेंस चैंपियनशिप के लिए दावेदारी करना हो, या फिर जेरी लॉलर को एक लार से भरे गुबार में बदलना हो, सेबल एक स्टार थी और फिर 1999 में उन्हें बाहर कर दिया गया। मिसेस ब्रॉक लेसनर ने पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी गंभीर हालातों में छोड़ा था। यहाँ तक कि बाहर निकलने के साथ ही उन्होंने हैरेसमेंट और अनसेफ वर्किंग कंडीशन जैसे बड़े आरोप लगाते हुए कंपनी पर 10 मिलियन का कानूनी मुकदमा भी दर्ज कराया। और इन्हीं सब कारणों ने सबको और हैरानी में डाल दिया जब 2003 में उन्होंने उसी कंपनी में वापसी करी जिसके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्यवाही की थी। कुछ बेहद घटिया प्लानिंग के बाद सेबल को दोबारा हायर किया गया, पर्दे पर विंस मैकमैन की प्रेमिका का किरदार निभाने के लिए। चेयरमैन के साथ प्यार करने के अलावा सेबल ने चेयरमैन की बेटी स्टेफनी और टोरी विल्सन के साथ लड़ाई की। सेबल ने अपना आखिरी मैच जून 2004 में खेला और उसके बाद पूरी तरह से अगस्त में कंपनी को अलविदा कह दिया। नंबर 6, टेस्ट 2006। क्या आपको पता है टेस्ट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना पहला डेब्यू मॉटली क्रू बैंड के बॉडीगार्ड के तौर पे किया था? क्या आप ये जानना चाहते थे? शायद ही। इस बड़े कैनेडियन रेसलर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी पहली पारी 1998 से 2004 के बीच खेली, जहां वो काफी तगड़ी कहानियों में शामिल थे। ये वही आदमी था जो एक समय पर्दे पर स्टेफनी मैकमैन का पति होने वाला था। वो तो बेड़ा गर्क हो ट्रिपल एच और उसकी चालों का। कैसा बंदा है यार। टेस्ट ने फिर एल्बर्ट के साथ जोड़ी बनाई, इन्वेशन के दौरान गद्दार होने का किरदार निभाया और कई अलग अलग चैंपियनशिप जीती, जिसके बाद उनका इस प्रमोशन में समय खत्म हो गया। लेकिन 2 ही साल बाद टेस्ट ने वापसी कर ली ECW ब्रांड के साथ। उन्होंने 2007 के रॉयल रंबल में बॉबी लैशली को ECW टाइटल के लिए चुनौती दी। दिसंबर टू डिसम्बर में हुए बहुत ही बकवास एक्सट्रीम एलिमिनेशन चैम्बर मैच का हिस्सा रहे और कंपनी की वेलनेस पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए सस्पेंड होने के बाद उन्होंने एक बार फिर कंपनी छोड़ दी। ठीक है, माना कि वो उस अलायंस का हिस्सा थे जिसकी मुट्ठी में ECW था, लेकिन उसके अलावा इस WWE के खिलाड़ी का द लैंड ऑफ द एक्सट्रीम से क्या लेना देना था। नंबर 5, ईवा मैरी 2021। जब ईवा मैरी ने पहली बार WWE के साथ 2013 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस समय की चीजें काफी अलग थी। हम अभी भी विमेंस रेसलिंग के डिवास एरा में थे, जहां बड़े अधिकारियों को एक महिला रेसलर की खूबसूरती से ज्यादा फर्क पड़ता था, न कि उनकी परफॉर्मेंस के। इसलिए मॉडल रह चुकी लाल बाल वाली ईवा बिल्कुल सही फिट बैठती थी। तमीज से बोलूं तो ईवा मैरी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये तमीज से नहीं बोला है, तो आपको इस स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट देखना चाहिए। 2017 तक मेन रोस्टर और NXT के बकवास परफॉर्मेंस करने के बाद मैरी और कंपनी ने आखिरकार अपने रास्ते अलग कर लिए। चलो एक बला तो टली। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कंपनी इनको वापस लेके आएगी, वो भी तब जब अब वापसी में विमेंस डिवीजन में इतनी सारी टैलेंटेड स्टार्स हैं, है ना। एक मिनट, ईवा फिर से वापस आ गई कंपनी के साथ 2020 के अंत में रिसाइन करके। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कुछ प्रोमोस करे, पाइपर निवेन का नाम बदल के ड्यू ड्रॉप रख दिया और समर स्लैम में एलेक्सा ब्लिस के साथ एक बेकार मुकाबला लड़ा। उनकी वापसी लगभग 1 साल की रही, जो कि शायद उम्मीद से 1 साल ज्यादा लंबी थी। जाहिर है कि इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो एक रेसलिंग में उस समय की बहुत बड़ी याद थी जिसे कई दर्शक भुला देना चाहते हैं। ईवा की बुकिंग्स को लेके कुछ प्लान्स जरूर रहे होंगे, लेकिन ये जल्द ही साफ हो गया कि WWE के दिमाग में उनके लिए लंबे समय के लिए कोई प्लान नहीं था। नंबर 4, हाकू 2001। 2001 का रॉयल रंबल मैच बहुत सारे सरप्राइज से भरा हुआ था। द हॉन्की टोंग मैन ने मजेदार मौजूदगी दर्ज कराई थी, बिग शो ने वापसी की और कौन भूल सकता है जब WWE हॉल ऑफ फेमर ड्रू कैरी ने पूरा मुकाबला जीत लिया था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पे डबल कैनेडियन डिस्ट्रॉयर से हमला करके। और हाँ, हाकू भी वहां मौजूद थे। एक सेकंड रुको, क्या? द स्कैरिएस्ट मैन टू एवर लिव 9 साल में पहली बार WWE में फिर एक बार नजर आए, जब वो 29वें नंबर पर बाहर आए। पिछले दशक में ज्यादातर समय में वो WCW में मिंग के नाम से लड़ रहे थे, यहाँ तक कि 1 हफ्ते पहले भी वो वही थे। कंपनी के इतिहास के थर्ड लास्ट पे पर व्यू द सिन में मिंग WCW हार्डकोर टाइटल मैच के लिए भिड़े क्राउबार और टेरी फंक से, और क्या आप विश्वास करेंगे, वो ये मुकाबला जीत गए। बिल्कुल सही समझे आप। जब हाकू रॉयल रंबल पर आए तब असल में वो WCW हार्डकोर चैंपियन थे, लेकिन ऐसा लगता है WWE ने उनको दोबारा रिहायर केवल अपने दुश्मनों को चिढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि सिर्फ 1 साल बाद ही हाकू फिर कंपनी छोड़ के चले गए। या ऐसा भी हो सकता है कि हाकू ने सीधे WCW को बोल दिया हो कि वो बेल्ट के साथ ही कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, और सब इतना डरते थे कि उन्हें रोक भी नहीं पाए। उनकी कोई गलती नहीं है। नंबर 3, एरिक बिशॉफ 2019। विंस मैकमैन के जीवन में उनके कई दिग्गज दुश्मन रहे हैं। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, हल्क होगन,
अमेरिका की कानून व्यवस्था, लेकिन उनमें से कुछ ही उनके लिए उतना खतरा पैदा कर पाए जितना कि एरिक बिशॉफ ने किया। WCW के सुनहरे सालों में वहां के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे बिशॉफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े नाम को गिरा देने के बहुत करीब आ गए थे। बिशॉफ के WWE डेब्यू ने सबको चौंका दिया था जब उन्हें 2002 में रॉ का नया जनरल मैनेजर घोषित किया गया। उसके बाद से वो प्रमोशन पे कई बार नजर आए, लेकिन उनकी सबसे अजीब वापसी तो वो थी जो कि दर्शकों को शायद ही देखने को मिली हो। जून 2019 में ये ऐलान किया गया कि रॉ और स्मैकडाउन को नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिलने वाले हैं। रेड ब्रांड को हेड कर रहे थे पॉल हेमन, जो कि समझ में भी आता है क्योंकि वो उस समय पहले से ही WWE के लिए काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ब्लू ब्रांड पे थे वापसी करते हुए एरिक बिशॉफ। बिशॉफ को वापस लाना, वो भी इतने ताकतवर पद पर, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। ये पूरा दाव मुंह के बल गिर पड़ा जब अक्टूबर में ही बिशॉफ को पद से हटा दिया गया। लेकिन कुछ समय के लिए ही सही, WCW और ECW दोनों के पुराने हेड विंस मैकमैन की मदद कर रहे थे उनकी कंपनी चलाने में। रेसलिंग कितनी अजीब है। नंबर 2, टटांका 2005। क्या आपको याद है जब टटांका अचानक से 2016 के अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में अटके थे? कोई घोषणा नहीं, कोई एंट्रेंस म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं, वो बस वहां आ गए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नेटिव अमेरिकन स्टार के पास इसका पुराना अनुभव है WWE प्रोग्रामिंग पे बेवजह प्रकट होने का। अगस्त 2005 में टटांका ने यूजीन ओपन चैलेंज की चुनौती मान ली और निक डिंसमोर के साथ मुकाबला किया कर्ट एंगल के चोरी किए गए गोल्ड मेडल के लिए। ये बात ही कितनी अजीब लग रही है। जहां उन्हें सिर्फ एक मौके पर दिखना था, वहीं वो मौका उनकी पूरी वापसी बन गया और ये पुराने वॉर ईगल वापस आ गए थे। वो 2006 के रॉयल रंबल में शामिल थे पूरे 15 मिनट के लिए। वो मिस के करियर के पहले ओपोनेंट थे। उन्होंने मैट हार्डी के साथ जोड़ी बनाई और पेपर व्यू में टैग टीम टाइटल्स के लिए MNM को चुनौती दी। ये सब उस इंसान ने किया जिसने अपना डेब्यू कई सालों पहले 1992 में किया था। अजीबोगरीब रिटर्न्स की बात करी जाए तो इससे ज्यादा अजीब रिटर्न शायद ही आपको मिले। ना सिर्फ टटांका वापस आ चुके थे, बल्कि वो काफी ज्यादा दिख रहे थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटे खिलाड़ियों से भी ज्यादा अच्छी कहानियां मिल रही थी। और दुख की बात तो ये है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था। नंबर 1, डीलो ब्राउन 2008। डीलो ब्राउन पक्के तौर से WWE के रोस्टर में शामिल हुए सबसे अंडररेटेड खिलाड़ियों में से एक हैं। कूल, करिश्माई और ऐसे दांव पेच के मालिक जो आज के समय में बिल्कुल अजीब ना लगते, डीलो जब भी पर्दे पर आते तो छा जाते थे। एटीट्यूड एरा के अंडरकार्ड में अहम जगह रखने वाले ब्राउन 2003 तक कंपनी के साथ जुड़े रहे। उसके बाद वो नए बने TNA में लड़ते नजर आए। जापान में काफी वक्त बिताया और एक समय पर तो उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर के वर्ल्ड टाइटल के लिए भी मुकाबला लड़ा। लेकिन एक मिनट, वो 2008 में WWE में वापस भी आ गए। तुम मेरी टांग खींच रहे हो ना? नहीं, कोई टांग खिंचाई नहीं चल रही। ब्राउन ने वाकई में WWE के साथ जून 2008 में कॉन्ट्रैक्ट री-साइन किया। कंपनी के साथ उनके दूसरे कार्यकाल में डीलो ने टेलीविजन पर पूरे के पूरे 5 मैच लड़े और लगभग सारे ही सेंटिनो मारेला के खिलाफ। उन्होंने डॉल्फ जिगलर के साथ भी मुकाबला लड़ा जब वो निक नेमेथ नाम के तहत लड़ते थे। अगर आप वाकई में जानना चाह रहे थे तो डीलो ने सेंटिनो को एक IC टाइटल मुकाबले में हराया भी, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए। मेरे हिसाब से तो उन्हें बेल्ट दे ही देनी चाहिए थी यार। डीलो को 2009 में कॉस्ट कटिंग के चलते कंपनी से निकाल दिया गया था, जिससे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि उन्हें दोबारा वापस लाया ही किस लिए गया था। फिर भी मेरी नजरों में तो आज भी वो सबसे शानदार यूरोपियन चैंपियन रहे हैं। मैं डीलो ब्राउन के साथ हूँ।